फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम करने वाले हैं यूएस वर्सेस इंडिया टैरिफ वॉर एक्सप्लेन्ड। तो लेट्स सी कि क्या एक्सप्लेन करते हैं। और देखो, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सब अपने नज़रिए से देखेंगे। अब हमें नहीं पता इस वीडियो में क्या है। उसमें मतलब एक कईयों का होता है एंटी यूएसए पर्सपेक्टिव, कईयों का होता है प्रो यूएसए पर्सपेक्टिव, कई होते हैं न्यूट्रल वे से देखेंगे। दोनों के केसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंट्रीज़ का देखेंगे। तो अब देखते हैं इस वीडियो में क्या शेयर किया जाता है। और हमने तो बहुत पहले से ही बात इस बारे में बात की थी कि टैरिफ जो लगे हैं, कोई इंडिया को जो है खास टारगेट नहीं किया गया, वो सब कंट्रीज़ के साथ लगाए गए डिपेंडिंग अपॉन वो कंट्रीज़ पहले से किस तरह का ट्रेड कर रही थी, उस हिसाब से टैरिफ लगाए गए थे। और उसमें इवन यूरोपियन कंट्रीज़ को नहीं छोड़ा। नहीं तो आप बोलोगे वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इकट्ठे होती हैं, पर यूएसए ने तो उनको भी नहीं छोड़ा। और जिन्होंने डील्स कर ली उनके साथ बात ठीक हो गई। जहाँ जहाँ अभी डील्स नहीं हो पा रही हैं, वहाँ अभी भी बातचीतें चल रही हैं। तो जहाँ पे दोनों को देशों को प्रॉफिट होगा, तो काफी समय से टैरिफ लगा हुआ है और उससे क्लियर हो गया कि इंडिया को फर्क नहीं पड़ा। हाँ, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है 8% से ही बढ़ा है। तो अगर 8% समथिंग से बढ़ रहा है ग्रोथ रेट, इसका मतलब कोई फर्क नहीं हुआ। सबने डाइवर्सिफाई कर दिया, माल जो है और जगहों पे बिक गया। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। इट इज वेरी गुड टू सी बिल्कुल कि इंडिया ने क्विकली डाइवर्सिफाई कर दिया। और हम तब भी बोला था कि इतना क्यों कर रहे हैं, हम वैसे भी इतना माल भेजते नहीं। मोस्टली जो माल होता है वो चाइना का ही यहाँ पे यूएसए में आता है। तो इंडिया जो है मेजर बहुत कुछ नहीं बेच रहा। लोगों को सिर्फ ये पता नहीं चलता कि टैरिफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको महंगी पड़ेगी वो हमें इंडिया से जो आपके चीजें प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता। आप उतने प्राइस में कहीं और बेच सकते हैं। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया है। और ये पहले हमने बात शुरू में ही की थी कि कितना क्यों शोर मचाया जा रहा है। पर एनीवे, चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए किसान इन नेताओं के भाषणों में हमेशा रहता, लेकिन असली एजेंडा में नहीं रहता। अगर बीजेपी ने इंडिया के इस एग्रीकल्चर मार्केट को खोलने की गलती कर दी, कैटल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की गाजर यूएस दिखा रहा है ऐसी भारी पड़ेगी। इधर ट्रम्प टैरिफ पे टैरिफ मार रहा है, इधर इंडिया में ट्रम्प की आरती उतर रही है। जिस आइलैंड पे इंसान तक नहीं रहते थे, उस आइलैंड तक पे टैरिफ मार दिया ट्रम्प ने। ऐसा गेहूं उठा के यूएस ने इंडिया को भेजा जो सुअर के खाने लायक था, इंसानों के नहीं। जो पहले पुरानी बात है। अगर वॉर नहीं होगी तो मैं गेहूं बंद कर दूंगा, जो करना है कर लो। हैं? गेहूं बंद कर दूंगा? ये क्या था? इंडिया यूएस ट्रेड जैसी इंटरनेशनल डील्स सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं करते, एक्चुअल में इनके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, जिसमें हर स्टेज पे ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन्हीं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोजीशंस तक पहुंचने के लिए लाखों स्टूडेंट्स आज भी सिविल सर्विसेज, एसएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, एसएससी जीडी कांस्टेबल मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन में रह रही थी, उसको उसी एरिया में उसकी जरूरतों का सामान मिल जाए। कहीं गेहूं ज्यादा होता था, कहीं राइस ज्यादा होता था, सी के पास वाले एरिया में फिश ज्यादा होती थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब लोगों को पता चलता था कि जिस चीज की उनके पास कमी है वो दूर एक एरिया में ज्यादा हो रही है, तो वो लोग वहां जाके उस सामान को ले आते थे और बदले में जो वहां के लोगों की जरूरत का सामान होता था वो उनको दे आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे व्यापार यानी कि ट्रेड चल रहा था, कोई टैरिफ या टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। अब कई सेंचुरीज तक ऐसा चला और जब 17 से 18 सेंचुरी बीसी का टाइम आया, तो इस टाइम पे आज का जो इराक है उस एरिया से कुछ अपना सामान गधों पे लेके आज का जो टर्की वाला एरिया है वहां ले जाके व्यापार यानी कि ट्रेड करने लगे और प्रॉफिट बनाने लगे। अब जब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया में, तो वहां के जो लोकल रूलर्स थे, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा रास्ता यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी का यूज कर रहे हो, हमारे इलाके में आप आते हो, मोटा प्रॉफिट बनाते हो, तो हमें भी इस प्रॉफिट के अंदर से कट चाहिए होगा। तो ये जो प्रॉफिट के अंदर कट बना, जो परमिशन फीस थी, उसको निशातुम बोला गया। और इस निशातुम वर्ड को सबसे पुराने रिटन डॉक्यूमेंटेड ट्रेड टैक्स में से एक माना गया। अब ये जो ट्रेड करते टाइम एरिया के जो रूलर्स परमिशन फी ले रहे थे यानी कि निशातुम ले रहे थे, ये कॉन्सेप्ट दुनिया के भी बाकी एरिया में लोग चलाने लगे, बस नाम अलग अलग होते थे। जैसे ग्रीस वाले सेम टैक्स को पेंटिकोस्टी बोलते थे, रोमन एम्पायर पोर्टोरिया बोल रहे थे, और इंडिया के अंदर शुल्क नाम यूज होता था। अब देखिए, इसके बाद जब टाइम के साथ ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होने लगे
तो दुनिया भर के जो पोर्ट्स और कंट्री के बॉर्डर्स थे, तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के लिए और रूल्स बनाए गए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए कंट्री के बॉर्डर्स पे सामान बेचने आते थे, तो ट्रेड के लिए लाए गए सारे सामान का नाम, उनका प्राइस और उस पे लगने वाला टैक्स को एक पेपर पे लिख लेते थे और किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए घुसने से पहले उसके बॉर्डर पे इस पेपर को सबमिट करते थे। अब इस टाइम पे अरब ट्रेडर्स जो थे, ये मेडिटेरियन, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप, हर तरफ ट्रेड कर रहे थे और बॉर्डर पे ये जो ट्रेड करने वाले सामान की जो लिस्ट सबमिट होती थी उसे तरइफ बोलते थे और अरबी में इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। दिल्ली लैंग्वेज में अरब ट्रेडर्स बोलते थे तरइफ जमा कर दिया, अरब का वर्ड है, लग गया और मेरे को इंग्लिश वर्ड लग रहा था टैरिफ। यूरोप में जाके तरीफा बना और फिर जब आगे चल के इंग्लिश में टैरिफ बन गया। तो 18th सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम तक जो किंग और गवर्नमेंट टैक्स ले रहे थे, इसका मेन काम सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना होता था। कोई बैन या ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन इस टाइम पे नहीं थी। लेकिन ईयर 1721 में क्या होता है कि इंडिया और चाइना बहुत ही सस्ते में हाई क्वालिटी कपड़े ब्रिटेन में एक्सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कपड़े वहां की जो लोकल जनता थी वो खरीदना बंद कर दिया था उन्होंने। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा नुकसान वहां के लोकल बिजनेस को हो रहा था। वहां जॉब क्राइसिस शुरू हो गई थी। तो ये वो टाइम था जब इनकी गवर्नमेंट को समझ में आया कि बाहर से सामान इंपोर्ट करने में रेवेन्यू तो जनरेट होता है, लेकिन लोकल बिजनेस डूबते हैं और डिपेंडेंसी जो दूसरी कंट्री में बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए ब्रिटेन क्या करता है, कैलिको एक्ट ऑफ 1700 एंड 1721 लेके आया। तो इसके आने के बाद इंडिया और चाइना के जो कपड़े थे उसमें एक तरह से बैन लग गया था। लेकिन ये करने के बाद इसका इंपैक्ट पॉजिटिव नहीं हुआ, क्योंकि बाकी कंट्रीज ने भी अपनी ट्रेड पॉलिसी टाइट की और ब्रिटेन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू पूरी दुनिया में अपना सामान बेचना चाहता था, उसमें दिक्कत आती उसको और इंटरनेशनल रिलेशन भी खराब हो रहे थे। इनफैक्ट ब्रिटेन के जो लोकल लोग थे वो भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे थे कि उनको लो क्वालिटी कपड़े महंगे में खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब ये सारी चीजें होने लगी तो इससे निपटने के लिए ब्रिटेन ने प्लान बनाया। इस प्लान को आज की लैंग्वेज में टैरिफ शेड्यूल भी बोला जाता है। ब्रिटेन ने क्या किया इस टाइम पे, बाहर की कंट्री से जितने भी आइटम आ रहे थे उनकी लिस्ट बनाई और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी बनाई एसेंशियल आइटम जिनकी शॉर्टेज थी, जो इनको खुद बनाने में दिक्कत आती थी, उस पे तो इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। और जो एसेंशियल आइटम नहीं थे या जिन आइटम का प्रोडक्शन ऑलरेडी ब्रिटेन में हो रहा था या लोकल बिजनेसमैन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रहे थे, उन पे हैवी टैरिफ लगाया। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल था कि डायरेक्ट सामान पे बैन लगाने से रिलेशन खराब होते हैं, तो जो सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खाली उस सामान पे हैवी टैरिफ लगा दो, ताकि लोकल मार्केट में जब सामान बिकने आए तो महंगा हो जाएगा और जब महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है टैरिफ को लेकर, ट्रंप ने भी यही चीज की है, अभी आगे आएगा। तो ब्रिटेन ने ये जो किया, एक सेकेंड, इसमें मैं ये बोलूंगी कि ट्रंप ने जो किया है वो खाली इसी रीजन से नहीं किया। उसने एक रीजन ये भी है कि आप जब दो देश हैं तो ये देश जो अगर तुम ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है, जब इस देश का माल आता है पर ये देश जो है वो इतना टैरिफ नहीं लगा रहा, जब इस देश का होता है तो वो गलत होता है। वो कह रहा है कि मैं इक्वल लगाऊंगा, अगर ये देश इतना % लगा रहा है तो मैं भी उसके ऊपर इतना %। बात ये भी है, खाली ये नहीं है कि ये कह रहा है कि मैं बस इसी देश का करूं, वो देश भी लगाता है टैरिफ और उसने कहा कि मैं तब लगाऊंगा टैरिफ, मतलब अगर उतना ही। हाँ। एक कंट्री आप पे टैरिफ लगा रही है तो आप भी उस पे उतना ही टैरिफ लगाइए। ये हो रहा है। इतना फेमस हुआ कि बाकी कंट्रीज ने भी इसको यूज करना चालू कर दिया। तो 4 जुलाई 1789 को यूएस भी टैरिफ एक्ट लेके आया। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया भी ईयर 1878 में सी कस्टम्स एक्ट लेके आए। फिर ईयर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। तो ऐसे करके दुनिया के अलग अलग कोने में टैरिफ लगने लगे अलग अलग तरीके से। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, जिसका जो मन कर रहा था वो टैरिफ लगा रहा था। 29 अक्टूबर 1929 को यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरा यूएस का मार्केट डाउन पड़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यूएस के अंदर जॉब जाने लगी और इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पे भी पड़ा। तो जब ऐसा हुआ तो इससे निपटने के लिए उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने अपने लोगों की जॉब और लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए 17 जून 1930 को एक स्पोर्ट हॉली टैरिफ एक्ट लेके आए यूएस के अंदर। और इस एक्ट के आने के बाद ये हुआ कि बाहर से जितना भी सामान आ रहा था यूएस के अंदर, तो उसमें से 20,000 आइटम्स पे 40 से 60% टैरिफ लगा दिया गया। कुछ आइटम्स पे तो 100% टैरिफ लगा दिया गया। जो इस टाइम पे ट्रम्प कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके की चीजें यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट ने भी किया। और जब इस टाइम पे ये चीज हुई तो जो बाकी कंट्रीज थी उन्होंने भी देख के कहा कि हमें भी अपनी लोकल मार्केट बचानी है। तो ऐसी सिचुएशन में 25 कंट्रीज थी, उन्होंने यूएस के ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया और सिचुएशन ये हो गई कि सारे देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने लगे। और इससे सिचुएशन ऐसी बन गई कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले से ही चल रहा था और ट्रेड वॉर के चक्कर में सबके सामान महंगे हो गए और सामान बिकना बंद हो गए उनके। और पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेड चल रहा था वो 66% डाउन हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% तक पहुंच गया। और यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट, जिनका ये आइडिया था, वो भी इलेक्शन हार के बाहर हो जाते हैं। तो इस टाइम पे दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस गई थी। और यहाँ भी बात खत्म नहीं हुई। सितंबर 1939 को सब लोगों ने मिलकर वर्ल्ड वॉर भी शुरू कर दी और वॉर खत्म
होने तक कंट्रीज की इकोनॉमिक सिचुएशन एकदम ठप पड़ गई। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबको एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो बिना स्ट्रेटेजी बनाए एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध प्रोटेक्टिव टैरिफ लगाए जा रहे हैं, इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो सबने डिसाइड किया कि टैरिफ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रीज भी बची रहें और ट्रेड भी एकदम बंद ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के बाद फिर 23 कंट्रीज एक साथ आई, जिसमें इंडिया और यूएस भी थे। यूएस वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत बड़ी पावर बन गया था, तो यूएस ही इन 23 कंट्रीज को लीड कर रहा था। तो 30 अक्टूबर 1947 को इंडिया की आजादी से 2.5 महीने के बाद इन कंट्रीज ने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम रखा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड सिस्टम, गैट। Today, nations from around the world have come together to sign the General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, a landmark move aimed at lowering tariffs and reshaping global commerce. ये जो गैट सिस्टम है यही अभी आगे चल के WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। तो ये जो गैट बनाया सारी कंट्रीज ने, इसको सारी कंट्रीज इसलिए लेके आई ताकि 1930s वाली जो ट्रेड वॉर में नुकसान हुआ वो दोबारा ना हो, और इससे पहले कि सब लोग एक दूसरे पे फिर से टैरिफ लगाना शुरू कर दें, एक कॉमन रूल बना लिया जाए वर्ल्ड में, तो सब कुछ सही से चलेगा। दूसरा एक दिक्कत और हो रही थी कि ट्रेड करते टाइम, टैरिफ लगाते टाइम फेवरेट कंट्रीज और फेवरेट ब्लॉक को फेवर कर रही थी और दूसरे ब्लॉक की जो कंट्रीज थी उनको टैरिफ में डिसएडवांटेज दे रही थी। तो ये भी एक बहुत मेन रीजन था 1930s में जो ट्रेड वॉर का इंपैक्ट आया था। तो जब ये गैट बनाया गया तो इसके आर्टिकल 1 में एक क्लॉज डाला गया MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन का। इसमें यह था कि अगर एक गैट मेंबर कंट्री किसी एक कंट्री के सामान पे कम टैरिफ लगाएगी तो बाकी मेंबर कंट्रीज को भी सेम टैरिफ रेट देना होगा। किसी को ज्यादा टैरिफ और बाकियों को कम टैरिफ ऐसा नहीं कर सकते। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई फेवरेट कंट्री नहीं होगी, कोई एक्सक्लूसिव डील नहीं होगी, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा ट्रेड करते टाइम। लेकिन यूएस जो था अपनी नेबरिंग कंट्री कनाडा वगैरह के साथ बहुत ही कम टैक्स लगा के ट्रेड करता था। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन भी आपस में कम टैरिफ लगा के ट्रेड करते थे। तो इनके लिए ये दिक्कत होती है कि जो टैरिफ ही अपने आसपास की यानी कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन वाली आपस की कंट्रीज में जो टैरिफ रेट दे रहे हैं वो बाकी कंट्रीज को भी देना पड़ता है। फिर क्या हुआ? तो यूएस ने एक चीज की जिसमें गैट का जो MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो क्लॉज था वो बाईपास हो गया। यूएस ने गैट में आर्टिकल 24 और 21 ऐड करा दिया, जिसमें यह था कि अगर कोई दो गैट मेंबर कंट्रीज हैं, गैट के जनरल रूल से हट के आपस में अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहे यानी कि FTA करना चाहे और आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग बना के कम टैरिफ रेट लगा के करना चाहें तो वो कर सकती हैं। और ये जो कंट्रीज FTA करेंगी ये गैट से अलग होगा। इसमें अगर वो कोई टैरिफ रेट सेट करेंगी तो उसको उनको बाकी कंट्रीज के ऊपर भी सेम देने की जरूरत नहीं है। और ये चीज तब भी कर सकती है कोई कंट्री अगर उसको कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो। तो अभी करंट सिचुएशन में भी आप देखते होंगे WTO में जितनी कंट्रीज हैं उनके लिए सेम रूल अप्लाई होता है, लेकिन WTO से हट के अलग से FTA किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आया है। अभी आगे चल के यही WTO में बनेगा। अभी जब ट्रम्प की एंट्री होगी तो आएगा ये सब आगे। तो अब यहाँ से गैट बन गया और ट्रेड वगैरह बहुत सही से चलने लगा। अब इसके बाद क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो जो यूएस था उसने क्या किया था, अपने फार्मर से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करवा के बल्क में व्हीट, कॉर्न, सोयाबीन इनका प्रोडक्शन करवाया था, क्योंकि वॉर के टाइम में बल्क में खाना चाहिए भाई, जरूरत होती है। उस समय अगर फूड की कमी हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाती है। क्वालिटी कौन देखेगा? तो खत्म हो पेट तो भरे, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही हो रहा था, तो डिमांड कम हो गई थी और प्रोडक्शन ज्यादा था और इन आइटम्स को स्टोर करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, पैसा ज्यादा लग रहा था। और उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी वहां पे भी बहुत ज्यादा अकाल, सूखा और भूखमरी इंडिया को भेजा था। ये वही वाला जो बोले गंदा माल भेजा था। 1954 में यूएस प्रेसिडेंट डॉइट ने एक पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट ये लेके आए। इसको शॉर्ट में आजकल PL 480 नाम से भी बोलते हैं। तो इसमें यूएस ने क्या किया कि यूएस के पास जो लो क्वालिटी सरप्लस वीट था यानी कि जो एक्स्ट्रा वीट था, इंडिया से बात की और कहा कि अगर आपके पास डॉलर नहीं भी है तो आप यूएस से अपनी करेंसी यानी कि रुपी देके ये अनाज ले सकते हो। यूएस का ये था कि लो क्वालिटी अनाज भी यूज हो जाएगा, इंडिया के ऊपर रशिया का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था वो भी कम होगा, दोनों काम हो जाएंगे। और इंडिया को भी जरूरत थी, तो 29 अगस्त 1956 को इंडिया ने यूएस से PL 480 एग्रीमेंट पे साइन कर लिया और ये जो लो क्वालिटी अनाज था इसको लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो अनाज लिया जा रहा था इसकी जो क्वालिटी थी, मल्टीपल रिपोर्ट्स में ये चीज मेंशन है कि यूएस ये जो PL 480 का सस्ता गेहूं इंडिया भेज रहा था ये सिर्फ और सिर्फ सूअर यानी कि पिग के खाने लायक था, इंसानों के खाने लायक नहीं था। अब ये तो अमेरिकन भी खा रहे थे, यही तो बना रहे थे ना। वो कह रहे पहले अपने सोल्जर्स के लिए तो उन्होंने किया था,
लेकिन तब भी इंडिया ने मजबूरी में लिया क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा था। अब जब ये सस्ता पड़ रहा था तो इस वजह से इंडिया के जो लोकल फार्मर थे जो वीट वगैरह उगा रहे थे उनके रेट जो थे यूएस के इस PL 480 गेहूं के रेट को बीट नहीं कर पा रहे थे, तो लोकल फार्मर्स को भी नुकसान होने लगा। और जब नुकसान होता है तो प्रोडक्शन वो लोग कम कर देते हैं और इसकी वजह से कुछ ही सालों में इंडिया की डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर ऐसी हो गई कि इंडिया को जितने गेहूं की जरूरत होती थी उसका 40% गेहूं यूएस से आता था। और यूएस जो अनाज देता था ये भी एक साथ नहीं देता था, धीरे धीरे करके देता था। हर दूसरे दिन यूएस के 2-3 जहाज भर के इंडियन पोर्ट पे आते थे और तुरंत उस अनाज को लोगों में बांटा जाता था, तब जाके खाना मिलता था लोगों को। अब इंडिया की ये जो अनाज को लेके जो डिपेंडेंसी थी ये भारी भी पड़ी इंडिया पे। ईयर 1965 में पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई तो यूएस ने धमकी दी इंडिया को कि वो अनाज बंद कर देंगे। सेम ईयर में यूएस की वियतनाम के साथ वॉर हुई तो इंडिया ने बॉम्बिंग रोकने वगैरह के लिए स्टेटमेंट दे दिए थे। ये दोनों चीजें यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो यूएस ने इंडिया को सबक सिखाने के लिए इंडिया में जो इस अनाज की जो सप्लाई थी वो सप्लाई लेट करना स्टार्ट कर दी, जिससे इंडिया को यूएस के हिसाब से चलना पड़ा। इनफैक्ट ईयर 1966 दिसंबर में यूएस के प्रेसिडेंट जॉनसन ने इंडिया का एक्चुअल में अनाज रोक दिया था और इंडिया के अंदर लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही थी। वो तो जॉनसन की बेटी थी, उन्होंने जॉनसन से रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट वो क्रिसमस में इंडिया के अनाज की सप्लाई ना रोके, तब जाके जॉनसन ने कुछ अनाज के शिप भेजे इंडिया में। अभी सुनने में बड़ी नॉर्मल सी बात लग रही है कि अनाज लेट कर दिया या अनाज भेजा नहीं, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए अनाज में दिक्कत आना एक न्यूक्लियर वेपन यूज करने जैसा था। ये लोग अनाज रोकते थे और इंदिरा गांधी जी यही प्रॉब्लम है ना, एक कंट्री पे डिपेंड नहीं होना होना चाहिए, और जगह से चाहिए अनाज लेना चाहिए। नहीं, और इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन है अपने खाने के मामले में तो खुद होना चाहिए। मैं तो ये बात सुन के हैरान हो रही हूँ, गवर्नमेंट एक कंट्री से क्यों ले रही है? अगर गंदा अनाज तो मत लेते अपने देश में उगाओ। हम तो मेन एग्रीकल्चरल कंट्री ही हैं, तो ये इंदिरा गांधी के टाइम वो आए, तो मैं तो ये सोच रही हूँ वो लो क्वालिटी हाँ कितने टाइम से उसी टाइम बंद करके अपने फार्मर्स को बल्कि सपोर्ट करना चाहिए था, या कहीं और से ले लेते। और नहीं, और अमेरिका वीट बना के भेज रहा है, मैं तो वही सुन के हैरान हो रही हूँ। बल्कि वो तो खाने की हर चीज बाहर से आजकल मंगवाता है, तो वीट भी बना के देता था। वॉलंटरीली था, किसी ने फोर्स नहीं किया था। फोन करके घंटों रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी यूएस प्रेसिडेंट से कि सप्लाई तो किसी और से एक बार इंदिरा गांधी जी को इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उनको अनाज के लिए इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही। पर मुझे नहीं समझ रहा, और भी तो इतनी सारी कंट्रीज हैं, वहां से क्यों नहीं लिया? अमेरिका के वो अकड़ रहा है, अमेरिका तो मत लो, किसी और से ले लो। यहाँ हो सकता है वो बहुत सस्ता दे रहे हो, Whatever it is, और इंडिया के हाँ वही ना, पर इंडिया के पास इतना पैसा ही नहीं हो कि किसी और कंट्री से ले सके हम लोग। कहीं ऐसा भी था क्या? हाँ, रशिया से ले लेते। उस टाइम यूक्रेन था नहीं, उस टाइम यूक्रेन तो नहीं होगा, रशिया ही था पूरा, तो वहां से लेते। और भी तो इतनी कंट्रीज है जो वीट देती होंगी, यूएसएसआर से लेते हैं। हाँ, ये फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया अपने फूड के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं वही तो। और फिर धीरे धीरे करके रिफॉर्म्स वगैरह आए और अनाज की जो डिपेंडेंसी थी वो कम हुई। इनफैक्ट ईयर 1971 की वॉर के बाद इंडिया रशिया की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया। अब इसके 3 साल बाद क्या होता है कि ईयर 1974 में यूएस एक ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 लेके आया। इसके सेक्शन 501, 506 में इन्होंने जर्नलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी इंट्रोड्यूस किया। इसमें इन्होंने दुनिया भर की जितनी डेवलपिंग कंट्री थी उनसे कहा कि आप अपना लोकल प्रोडक्ट यूएस में आके बेचो, यूएस उस पे 0 या फिर बिल्कुल ना के बराबर टैरिफ लगाएगा। ऐसा यूएस ने इसलिए किया ताकि सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, इसका इन्फ्लुएंस इन डेवलपिंग कंट्रीज पे कम रहे। डेवलपिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड की वो यूएस लेड ट्रेडिंग सिस्टम से जुड़ के यूएस की तरफ रहे। और जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी लाने से एक चीज और हुई कि यूएस ने अपना लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाला मेहनत के काम जो थे वो डेवलपिंग कंट्रीज पे शिफ्ट कर दिया और हाईटेक प्रोडक्ट्स जिसमें ज्यादा पैसा होता था उस पे खुद काम किया। पहले वीट बनाते तब चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे यूएस का कंट्रोल रहे और जो लेबर इंटेंसिव कम पैसे वाले काम है उन पे इनका टाइम ना खराब हो। यूएस के इस जीएसपी सिस्टम को 1 जनवरी 1976 को 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने इंडिया ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इंडिया को फायदा ये हुआ कि 2000 प्रोडक्ट जो यूएस को इंडिया भेजता था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता था। अब देखिए इंडिया ने इस टाइम पे गैट भी ज्वाइन किया, यूएस से जीएसपी का भी बेनिफिट लिया, रशिया से मिलिट्री वेपन का भी सपोर्ट लिया। इंडिया की जरूरतें ऐसी थी कि हर तरफ से चीजें मैनेज करके जहां से जो बेनिफिट हो सका वो इंडिया ने किया। लेकिन इंडिया ने आजादी के बाद एक चीज मेंटेन की कि अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए जिससे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन ना बन जाए। इनफैक्ट ईयर 1980 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला कंट्री बन गया था। टेक्सटाइल पे 350% टैरिफ, इंडस्ट्रियल आइटम्स ठीक है अपने देश के लिए करना है तो करना। इसके साथ इंडिया ने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे। तो यूएस और वेस्ट के प्रोडक्ट जब इंडिया में आते थे तो वो इतने महंगे हो जाते थे कि बिकते ही नहीं थे और ये चीज यूएस को उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। अभी भी नहीं आती। अब ट्रम्प आया तो ट्रम्प को भी नहीं आ रही है। यूएस ने हर कोशिश की कि इंडिया अपना टैरिफ कम करे ताकि इंडियन मार्केट में यूएस के प्रोडक्ट बिकने में आसानी हो, लेकिन इंडिया माना नहीं।
लेकिन इसके बाद जब ईयर 1990 1991 का टाइम था, इस टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया और इंडिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से हेल्प लेने गया। अभी जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हैं, इन पे यूएस और वेस्ट का इन्फ्लुएंस है। तो आईएमएफ ने कहा कि हम लोग लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपना मार्केट खोलना होगा, इकोनॉमी जो है आपको रिस्ट्रक्चर करनी होगी। तो यहाँ से थोड़े टाइम बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, ये कौन था तब प्राइम मिनिस्टर? इंडियन इकोनॉमी के जो दरवाजे थे वो यूएस और वेस्ट के लिए थोड़े से खुले। जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम टैरिफ 355% तक था, इंडिया ने उसको ईयर 1995 तक 50% के आसपास तक कर दिया था और धीरे धीरे 20% पे आ गया था। और ये जो ईयर 1995 का जो टाइम चल रहा था, सेम ईयर में जो गैट चल रहा था उसको रिप्लेस किया गया और थोड़ा फॉर्मलाइज और कुछ सेक्टर और ऐड करके एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है और इसमें देखो कई ऐसी चीजें पता चली हैं जो हमें भी इतना नहीं पता था कि इतने पहले। और देखो हर कंट्री को कमाना था, इंडिया ने भी किया था, 350% टैक्स किसी टाइम पे लगाया हुआ था कि हम दूसरी देशों का माल, यूएसए का माल जो है वो इंडिया में नहीं आए। तो वैसे ही अब वो और बोल रहे हैं कि यूएसए को इस बात से प्रॉब्लम थी तो होगी कि भाई हमने तो जीरो लगाया, तुम्हारा माल आ रहा है पर हमारा माल तुम्हारे जा नहीं रहा। तो वही प्रॉब्लम है, पर आगे भी देखते हैं क्या क्या बताते हैं ये। तो काफ़ी कुछ बताया शुरुआत से कि कैसे ट्रेड के टाइम से जब ट्रेड शुरू हुआ तो कैसे पहले सिर्फ एक्सचेंज करते, तू इतना ये दे दे उसके बदले में मैं दूंगा, फिर कैसे कैसे टैरिफ आने लग गए और अब क्या होगा, अब फिर करंट सिनारियो में अब हम आएंगे। और वो बात तो बहुत ही दुख की है कि अपनी फार्मर्स जो हैं उन वहाँ पे खुद हम उगा नहीं रहे थे और अमेरिका से गंदा माल ले रहे हैं कि भाई ये सस्ता और गंदा माल। उस टाइम उस जाग जाना चाहिए था, बल्कि फार्मर्स को हेल्प करनी चाहिए थी कि इमीडिएटली कि तुम उगाओ, हम तुम्हें हेल्प करेंगे ताकि अपने देश में खुद खाना हो। पर अब इंडिया ऐसा है कि वो अपना उगाता है और दुनिया में भी बेचता है। पर वही बात है फिर अगेन कि हम तो खाना वाना बनाते हैं जिसमें लेबर चाहिए, पर यूएसए जैसी जो कंट्रीज हैं वो हाईटेक चीजें बनाती हैं, तो वहीं पे वही तो हाईटेक वेपन्स बनाती हैं और सब चाइना ले गया। वो भी उन्होंने गलती की, वहाँ चाइना को दे के माल अब वो पछता रहे हैं। कुछ नहीं, सिर्फ वेपन्स बचा बस। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई देश कुछ ना कोई गलती कर देता है जिससे किसी और को फायदा, इसको फायदा हो जाता है, खुद को नुकसान हो जाता है। तो चलो होप करते हैं आपको भी अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।